राहुल ने जैसे ही कमरा बंद करने की बात की तब पुलिस वालों के साथ साथ सांबा की हालत भी खराब हो गई। लेकिन इस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए जैसे ही हवलदार ने कमरा बंद किया, राहुल अपनी जगह से उठकर उसने सांबा को गर्दन से पकड़कर खींचा और उसका सिर दीवार पर दे मारा। राहुल ने ये सब इतनी जल्दी से किया कि इस वक्त सांबा के सिर की कई हड्डियां टूट गईं। तेज धड़ाम आवाज के साथ बाहर बैठी जानवी के भी होश उड़ गए। सांबा के सिर से खून की नदियां बहने लगी और वो दर्द से चिल्लाने लगा। राहुल का ये तरीका देखकर वहां मौजूद पुलिस अफसर और हवलदार के भी एक बार को पैर कांपने लगे। तब राहुल ने सांबा से एक बार फिर दांत पीसते हुए पूछा, मुझे सच सच बता, किसने भेजा था तुझे मिस जानवी के पास? नहीं तो इस तरह का टॉर्चर मैं 24 घंटे तेरे साथ करते नहीं थकूंगा। सांबा ने दर्द में चिल्लाते हुए कहा, मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं किसी के कहने पर नहीं आया था। आप चाहे मुझे जान से क्यों ना मार दें, तब भी मेरा यही जवाब होगा। इतना कहते ही सांबा वहां बेहोश होकर जमीन पर ढेर हो गया। राहुल ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और कश भरते हुए वहां मौजूद पुलिस अफसर से बोला, मुझे लग रहा है ये झूठ बोल रहा है, इसलिए इसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो और मुझे खबर दो कि कौन इसके साथ बात कर रहा था। पुलिस अफसर, जिसे इस वक्त राहुल किसी पागल से कम नहीं लग रहा था, उसे पता था कि पुलिस फोर्स में लोग इसी तरह के खतरनाक होते हैं। उनमें इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं होती, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर राहुल को नाराज नहीं करना चाहता था। पुलिस अफसर ने जल्दी में कहा, जी सर, मैं अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता हूँ और आपको पल पल की खबर देता रहूंगा। गुड। राहुल इतना कहकर कुछ सोचने लगा। रात बहुत हो गई है और जानवी का यहाँ रात भर रुकना सही नहीं होगा। मुझे सही सलामत उसे गेस्ट हाउस लेकर जाना चाहिए। फिर राहुल ने पुलिस अफसर की तरफ देखते हुए कहा, इस आदमी ने रेप की कोशिश तो की है, बेशक ये उसमें कामयाब नहीं हो पाया और विक्टिम को मानसिक दर्द भी पहुंचा है, इसलिए ध्यान रहे कि इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, वरना अगर सजा देना मैंने अपने हाथ में ले लिया तो तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं सर, आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। पुलिस अफसर की बात सुनकर राहुल इंटेरोगेशन रूम से बाहर की ओर चला गया। वो जैसे ही जानवी के सामने पहुंचा, वो घबराई हुई उठकर राहुल की तरफ दौड़ी। आप ठीक तो है ना? मुझे अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। राहुल ने उसकी आंखों में देखा और अपने लिए फिक्र देखकर वो हैरान रह गया। उसने बस इतना ही कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन उस आदमी का कहना है कि वो किसी के कहने पर आपके पास नहीं आया था। मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी है, जब भी जरूरत होगी आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। अब चलिए, मैं आपको गेस्ट हाउस छोड़ देता हूँ। जानवी ने जैसे ही राहुल को ठीक देखा तो उसने चैन की सांस ली। दरअसल उसे ये लगा था कि ये लोग मिले हुए होंगे और कहीं अंदर राहुल के साथ कुछ गलत ना हो रहा हो, लेकिन वो राहुल की ताकत को अब तक जानती नहीं थी। ये लोग पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर राहुल की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। जानवी के पीछे पीछे उसके दोनों बॉडीगार्ड भी चल रहे थे। अचानक से एक बॉडीगार्ड का फोन बजने लगा। उस फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि ये फोन किसी और का नहीं बल्कि ऋषभ का था। वो जानता था कि अगर ऋषभ को पता चल गया कि जानवी के साथ क्या हुआ है तो वो इन दोनों बॉडीगार्ड का क्या हाल करेगा, वो लोग अपने सपने में भी नहीं इमेजिन करना चाहते थे। इस बॉडीगार्ड के हाथ पैर कांपने लगे, मगर उसने फोन उठाने की हिम्मत नहीं की। तभी कुछ सोचकर उसने जानवी को रोकते हुए कहा, मैडम, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। जानवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बोलिए। मैडम, मैं मानता हूं कि हम दोनों से गलती हुई है और हम लोगों ने अपने काम को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन राहुल सर ने हमें उसकी सजा दे दी है। क्या प्लीज आप ये बात ऋषभ सर से छुपा लेंगे? उन्हें ना पता चले कि यहाँ पर क्या हुआ है। इस बॉडीगार्ड को जानवी से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि एक जानवी ही थी इस पूरे घर में जो सबसे बहुत प्यार से और इज्जत से पेश आती थी। जानवी की नरम दिली को जानते हुए ही इस बॉडीगार्ड ने उससे माफी मांगते हुए कहा। जानवी भी अपने मन में सोचने लगी, यह आदमी ठीक ही तो कह रहा है। ये लोग अपना घर छोड़कर इतनी दूर मेरे साथ मुझ पर नजर रखने के लिए आए हैं, मेरा ख्याल रखने के लिए आए हैं। अब इनसे भी तो कुछ गलती हो सकती है, इन्हें भी तो आराम की जरूरत हो सकती है। ये 24 घंटे तो मेरे पीछे पीछे नहीं घूम सकते ना। और अगर ऋषभ को ये बात पता चल गई तो वो ना जाने इन लोगों के साथ क्या करेगा। जानवी ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं मिस्टर ऋषभ को कुछ नहीं बताऊंगी। जानवी का जवाब सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और जैसे ही दोबारा ऋषभ का फोन बजा तो उसने झट से उठा लिया।
इससे पहले कि आदमी कोई जवाब देता, सामने से ऋषभ की गुस्से भरी आवाज गूंजी। कहाँ मर गए थे तुम? इतना समय लगता है फोन उठाने में? 5 फोन किए हैं मैंने तुम्हें। ऋषभ का गुस्सा देखकर इस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, मैं जरा वॉशरूम गया हुआ था। ऋषभ ने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा, मिस जानवी कहाँ है? ऋषभ के सवाल ने इस बॉडीगार्ड के लिए एक अजीब सी परेशानी खड़ी कर दी थी। उसने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, सर वो मैडम तो सो रही हैं। उसे अच्छे से नींद आ गई थी? दूसरी जगह पर जाकर अक्सर जानवी को नींद नहीं आती है। ऋषभ ने एक और सवाल उस आदमी के सामने फेंका। इस सवाल से एक बार फिर बॉडीगार्ड की हालत खराब हो गई। जानवी इस वक्त उसके सामने आगे आगे चलती जा रही थी और वो लोग अभी पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहे थे। ऋषभ को इन सब बातों का पता लगना मतलब एक बॉडीगार्ड की जान मुश्किल में पड़ जाना। उसने फिर भी खुद को संभालते हुए जल्दी से जवाब दिया, जी सर, वो दरअसल आज मैडम बहुत थक गई थी। फ्लाइट यहाँ लैंड करते ही वो सीधा साइट पर चली गई थी और पूरा दिन काम करती रही। फिर खाना खाकर वो आराम करने चली गई। कुछ देर तक ऋषभ की कोई आवाज नहीं आई और इसी बीच इस बॉडीगार्ड के पैर कांपने लगे। कुछ पलों की चुप्पी को तोड़ते हुए ऋषभ बोला, ठीक है, जैसे मैडम उठे मेरी उनसे जल्दी बात करवाना। ये कहकर ऋषभ ने अपना फोन रख दिया और उस बॉडीगार्ड ने चैन की सांस ली। फिर ये लोग राहुल की गाड़ी में बैठकर वापस गेस्ट हाउस की तरफ निकल गए। पूरे रास्ते राहुल ने जानवी से कोई बात नहीं की, लेकिन जानवी बार बार राहुल की तरफ देखते ही जा रही थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि राहुल उसके लिए ये सब क्यों कर रहा है। राहुल की आंखों से तो उसका एक गहरा राज पहले से ही जुड़ा था और उसका शक यकीन में बदलता जा रहा था, मगर वो ये बात करने को तैयार नहीं थी कि यही राहुल उसका अपना राहुल है, जिसने 13 साल पहले उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। जानवी अपने ख्यालों में खोई राहुल को देख रही थी। तभी अचानक राहुल की नजरें जानवी से आ टकराईं। ये देखते ही जानवी अपनी नजरें फेर लेती है, जैसे मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। राहुल के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान आई और उसने फिर से सामने देखना शुरू कर दिया। जानवी के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है, मगर इतना सच था कि उसे राहुल का यहाँ अचानक से आना कुछ खटक सा जरूर रहा था। थोड़ी देर बाद ये लोग गेस्ट हाउस पहुंच गए। बाहर बहुत से म्यूजियम के लोग जानवी का इंतजार कर रहे थे। जानवी और राहुल को सही सलामत देखकर उन लोगों ने चैन की सांस ली। फिर सब लोगों ने पूछा कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ और सारी बातचीत होने के बाद जानवी ने उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप लोगों ने यहाँ मेरे लिए इंतजार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग भी जाकर आराम कीजिए क्योंकि हमें कल से फिर काम शुरू करना है। सब लोग जानवी की बात मानकर अपने अपने कैंप में चले गए। जानवी अपने कमरे की तरफ ऊपर की ओर गई और जैसे ही उसने लॉक खोलना चाहा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई क्योंकि दरवाजा पहले से खुला हुआ था। ये देखते ही जानवी के मन में सबसे पहला ख्याल आया कि अंदर इतनी बेशकीमती पेंटिंग्स पड़ी थी, कहीं कोई उन्हें चुरा ना ले गया हो। वो हड़बड़ी में अंदर की ओर भागकर अपने कमरे में पहुंची। कमरे में मौजूद 3 लोगों को देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। उसके कमरे में इस वक्त खुद ऋषभ अपनी 2 बॉडीगार्ड्स के साथ मौजूद था। जानवी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऋषभ सच में वहां आ पहुंचा है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने ऋषभ से बात की थी। वो ऑफिस से अपने घर पर पहुंचे थे, फिर अचानक से वो रात में ही फ्लाइट लेकर यहाँ पहुंच गए। पर क्यों? मगर ऋषभ को वहां देखकर जानवी के दिल में खुशी भी थी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो भी उसके साथ हुआ था उसके लिए उसे कंफर्ट और एक अपनेपन की जरूरत थी जो उसे सिर्फ और सिर्फ ऋषभ दे सकता था। वो अपने दर्द को आंसुओं में बहा देना चाहती थी और ऋषभ के सीने से लगकर बहुत रोना चाहती थी। वो जल्दी से भागकर अंदर गई और उसने ऋषभ को गले से लगा लिया, लेकिन ऋषभ ने उसे हाथ तक नहीं लगाया और ये बात जानवी को बहुत अजीब लगी। उसने जैसे ही दूर हटकर ऋषभ की आंखों की तरफ देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी नजर किसी और पर टिकी है। जैसे ही जानवी ने उसकी नजरों को फॉलो किया तो उसे पता चला कि वो इस वक्त गुस्से से घूरता हुआ सिर्फ और सिर्फ राहुल को देख रहा है। राहुल को वहां देखकर ऋषभ ने अपनी मुट्ठियां कस ली और गुस्से से जानवी की ओर देखकर कहा, तुम्हें अगर इससे कोई प्राइवेट मीटिंग ही करनी थी तो इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? तो वहां भी मुझसे छुपकर इससे मिल सकती थी। इस बात में जानवी को ऐसा अनदेखा जख्म पहुंचाया कि वो 2 कदम पीछे की ओर चली गई। उसकी आंखें नम हो गईं और उसका दिमाग उससे सवाल करने लगा, क्या तुम ऐसे शख्स से प्यार करती हो जिसे तुम पर भरोसा ही नहीं?
सिर्फ यहाँ पर राहुल को देखकर इस आदमी ने ये मान लिया कि मैं यहाँ इतनी दूर अपने काम के लिए नहीं बल्कि इससे मिलने आई हूँ। तभी ऋषभ जोर से चिल्लाया, मेरी बात का जवाब दो जानवी। लेकिन जानवी को इतना दर्द पहुंचा था कि वो अब ऋषभ को कोई जवाब, कोई सफाई नहीं देना चाहती थी। वो चाहती थी कि जो भी ऋषभ मानना चाहता है वो जरूर माने। लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ा राहुल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया था कि ऋषभ उसके सामने जानवी पर चिल्ला रहा है। वो सामने की ओर आते हुए ऋषभ से बोला, तुम में इतनी सी भी शर्म है या नहीं ऋषभ? तुम्हें पता भी है अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ है? क्योंकि अगर पता होता तो तुम इस तरह का घिनौना इल्जाम इस लड़की पर नहीं लगाते। राहुल की बात सुन ऋषभ हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राहुल से क्या सवाल करे। तभी राहुल आगे बोला, एक आदमी ने तुम्हारी पत्नी के साथ रेप करने की कोशिश की है। अगर मैं वक्त पर नहीं आया होता तो न जाने आज क्या हो जाता। और तुम्हें लग रहा है कि वो यहाँ मेरे साथ प्राइवेट मीटिंग करने आई है। मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी सोच पर। ये बात सुनते ही ऋषभ के पैरों के नीचे से जमीन हिल गई और वो हैरानी से जानवी की तरफ देखने लगा, जो इस वक्त आंसू बहा रही थी। इसके बाद राहुल ने जानवी की तरफ देखते हुए कहा, आप अपना ख्याल रखिएगा मिस जानवी, अब आपके पति यहाँ आ गए हैं तो मैं चलता हूँ अब। इतना कहकर राहुल वहां से चला गया और ऋषभ गुस्से से अपने बॉडी गार्ड की तरफ गया और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। कहाँ है वो आदमी जिसने जानवी को छूने की हिम्मत की है? क्या जानवी ऋषभ को उसके शक करने पर कोई जवाब नहीं देगी? क्या करेगा अब ऋषभ सांबा के साथ? कैसे पहुंचा था राहुल ऐन वक्त पर जानवी के पास? इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर। राहुल ने गुस्से से सारी बात ऋषभ को बताई और जानवी का ख्याल रखने का कहकर वहां से निकल गया। सारा सच जानकर ऋषभ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपना सारा गुस्सा वहां मौजूद बॉडीगार्ड पर निकाल दिया। उसने जोर से एक थप्पड़ मारते हुए पूछा, कहाँ थे तुम जब उस आदमी ने मेरी जानवी को छूने की हिम्मत की? वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो गार्ड दूर जाकर गिरा। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान छप गए और कुछ देर के लिए तो वो अपने होश ही गवा बैठा। हे भगवान, अब ऋषभ को रोकना बहुत मुश्किल होगा। जानवी अपने मन ही मन में ये सब सोच रही थी। ऋषभ का गुस्सा जानवी बहुत अच्छे से जानती थी। उसे अपना होश नहीं रहता था जब भी वो गुस्से में पागल हो जाता। जब वो अपाहिज था और उसके पैर नहीं चलते थे तब भी अक्सर वो अपना आपा खो बैठता था और जानवी पर भी बरस पड़ता था। लेकिन जानवी उसे संभालना जानती थी। मगर आज जो भी हुआ था उसके बाद ऋषभ को रोकना लगभग नामुमकिन जैसा था। वो गार्ड हकलाते हुए बोला, सो सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मैडम सो गई थी तो मैं बस 2 मिनट के लिए नीचे सिगरेट लेने चला गया था। अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि ऋषभ ने उसे एक और करारा झापड़ दे मारा। उस आदमी को मानो चक्कर सा आ गया और उसका सिर दीवार से जा लगा। सिगरेट लेने गया था? शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात कहते हुए? अगर जानवी को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता उसका? ऋषभ गुस्से से चिल्ला रहा था और वहां मौजूद बाकी के गार्ड्स भी बुरी तरह से सहम गए थे। उस गार्ड ने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। कुछ गलतियों की कोई माफी नहीं होती सुरेन, तुमने गुनाह किया है। तुम्हारा काम था यहाँ आकर जानवी का साया बनकर उसके आसपास रहना। उसे हवा भी छूनी नहीं चाहिए थी और यहाँ एक गैर आदमी ने उसके करीब आकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। ये कहते ही ऋषभ एक बार फिर पागल सा हो गया और अपनी आंखों में वो सब इमेजिन करने लगा जो कुछ देर पहले जानवी के साथ हुआ होगा। फिर अगले ही पल वो गुस्से में आगे बढ़ा और उसने उस गार्ड को लगातार 5 से 10 थप्पड़ मारे। उस गार्ड का मुंह लाल होकर सूज गया था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन ऋषभ था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक तो तुमने अपनी ड्यूटी सही से नहीं की और ऊपर से मुझसे झूठ भी बोला। उस गार्ड ने अब की बार कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि चाहे वो कुछ कहे या ना कहे, लेकिन अब उसे ऋषभ के हाथों से कोई नहीं बचा सकता था। वहीं ऋषभ चिल्लाते हुए आगे बोला, तुमने मुझसे झूठ कहा कि मैडम सो रही हैं और तुमने इतना सब कुछ हो गया मुझे बताना भी सही नहीं समझा। इतना कहते ही ऋषभ अपनी बेल्ट उतारकर उस गार्ड को किसी जानवर की तरह मारने लगा। अब जानवी की बस हो गई थी और उसने आगे बढ़कर ऋषभ का हाथ रोक लिया। अब जान से मार दोगी क्या उसे? हो गई गलती उससे,
कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे। अरे इंसान है वो, इंसानों से ही गलतियां होती हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे। अपने सामने जानवी को देख ऋषभ रुक गया और लंबी लंबी गहरी सांस लेते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगा। तभी जानवी उस गार्ड की तरफ मुड़ी। तुम लोग जाओ, हम सुबह बात करेंगे। जानवी की बात सुनकर वो गार्ड्स वहां से हिले तक नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ऋषभ का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ और जब तक वो इनको जाने के लिए ना कहे उन्हें हिलना भी अलाउड नहीं था। वो एक टक बस ऋषभ को देखने लगे, मानो पूछना चाह रहे हों कि हम यहाँ से जाएं या फिर नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से, और अगर अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर सकते तो मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। ऋषभ के इतना कहते ही वो चारों गार्ड्स जल्दी से वहां से निकल गए। जानवी गुस्से से ऋषभ को एकटक देखती जा रही थी, मगर ऋषभ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वो शर्मिंदा था। उसने बहुत घटिया बात कही थी जानवी के बारे में, तो वो उससे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और अपने असिस्टेंट राज को कॉल मिलाते हुए बोला, यहाँ सांबा नाम के आदमी ने जानवी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। वो यहीं के पास के पुलिस स्टेशन में है। जरा पता करो कि उसे इस काम को करने के लिए किसी ने भेजा था या वो उसने खुद ये सब किया है। मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राज ने जैसे ही ये सुना तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ऋषभ जानवी के लिए कितना पॉजिटिव है। एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए पूछा, मैडम ठीक तो है ना सर? ऋषभ ने एक नजर जानवी को देखा और बोला, हाँ, लेकिन उस सांबा नाम के आदमी के बारे में सब पता करो। इतना कहकर जैसे ही ऋषभ फोन रखने लगा, जल्दी से राज की आवाज आई, सर 1 मिनट, एक जरूरी बात थी आपसे। इसी बीच फोन गलती से स्पीकर पर हो गया था और राज की बात जानवी को भी सुनाई दे रही थी। ऋषभ ने कहा, कौन सी बात? सर कल सुबह 10 बजे आपकी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, जिसे मिस करना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आप पहुंच तो जाएंगे ना? वो क्लाइंट्स यूरोप से आए हैं। राज ने डरते डरते ये सवाल किया। ऋषभ को उसी वक्त याद आया कि उसके डैड ने भी शाम में उससे यही बात कही थी और वो ये रिस्क नहीं उठा सकता था। उसने कुछ सोचकर जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। तुम बस उस बात पर ध्यान दो जो मैंने कही है। हो जाएगा सर। राज ने इतना कहकर फोन रख दिया और ऋषभ अब जानवी की तरफ मुड़ा। उसने जैसे ही जानवी की तरफ देखा तो आज उसे उन आंखों में प्यार नहीं बल्कि गुस्सा दिखाई दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जानवी ऋषभ से गुस्सा हुई हो, लेकिन आज बात ही कुछ ऐसी थी। वही जानवी अपने मन में सोच रही थी, कितना पागल है ऋषभ, इतनी दूर से सिर्फ एक रात के लिए मुझे मिलने आया है, जबकि कल उसकी इतनी जरूरी मीटिंग है। अभी वो भी यही सब सोच रही थी कि ऋषभ धीरे धीरे उसके पास आया और उसे कंधों से पकड़ते हुए पूछा, उस आदमी की वजह से तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना जानवी? जानवी ने ना में अपना सिर हिलाया, क्योंकि वो ऋषभ से कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसका गुस्सा जायज था। वो अपने घर से इतनी दूर यहाँ अपने ऑफिस के काम से आई थी और ऋषभ उस पर इतना गंदा इल्जाम लगा रहा था कि वो यहाँ राहुल से प्राइवेट मीटिंग करने आई थी। एक बार फिर जानवी की आंखों में गुस्से की आग भड़क गई। ऋषभ ने ये बात सिर्फ राहुल के सामने ही नहीं बल्कि बॉडीगार्ड्स के सामने भी कही थी। जो लोग जानवी के लिए काम कर रहे हैं उसके सामने ही ऋषभ ने उसकी इंसल्ट की। ये बात जानवी को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। ऊपर से उसने राहुल को बुरा कहा। इस बात को हम दरकिनार नहीं कर सकते कि राहुल की आंखें जानवी को अपने राहुल की याद दिलाती थी। वो राहुल जिससे वो बहुत प्यार करती है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो इस बात को एक्सेप्ट करने को किसी कीमत पर तैयार नहीं थी कि ऋषभ ने उसकी भी इंसल्ट की है। तभी ऋषभ ने प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी जानवी, लेकिन अचानक मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने की बिल्कुल नहीं थी। जानवी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और मन ही मन खुद से बोली, लेकिन हर्ट तो तुमने कर ही दिया ना ऋषभ, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि राहुल को भी। जानवी को यूं चुप देख ऋषभ बोला, तुम मेरी हालत समझने की कोशिश करो जानवी। मैं जल्दी जल्दी अपना काम ऑफिस में करता रहा ताकि रात में तुम्हें आकर सरप्राइज दूं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा तो तुम यहाँ नहीं थी। मैंने तुम्हें फोन मिलाया तो वो स्विच ऑफ था और गार्ड्स फोन नहीं उठा रहे थे। फिर तुम जैसे ही यहाँ आई और तुम्हारे साथ मैंने राहुल को देखा तो मुझे लगा कि शायद तुम। ऋषभ अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। बीच में ही जानवी ने उसे टोकते हुए कहा, जब तुमने आधी रात को मुझे राहुल के साथ देखा तो तुमने 1 मिनट में ये मान लिया कि मैं यहाँ काम से नहीं बल्कि उससे मिलने आई हूँ, है ना?
ऋषभ ने जानवी की बात सुन मुंह नीचे कर लिया, क्योंकि उसके पास जानवी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं बची थी। तुम्हारी चुप्पी का मतलब है कि तुमने यही समझा ऋषभ, इसीलिए तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की, और उस इंसान की भी जिसने मुझे उस दरिंदे से बचाया। इतना कहते कहते जानवी का गला रुंध गया और ऋषभ ने उसकी ओर देखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे पता था कि जानवी गुस्से में है और उसका गुस्सा दिल से निकलना बहुत जरूरी है। जानवी की आदत यही थी कि वो हमेशा अपने मन में गुस्सा रख लेती थी और किसी को भी दिल की बात नहीं बोल पाती थी, लेकिन आज ऐसा पहली बार था जब वो अपना गुस्सा दिखा रही थी। उसने खुद को ऋषभ से अलग करते हुए कहा, मतलब मैंने तुम्हें मुझे गलत समझने के लिए मजबूर किया। मैंने ऐसे हालात बना दिए कि तुम्हें लगा मैं तुम्हें धोखा दे रही हूं और किसी गैर आदमी के साथ घर से इतनी दूर आई हूं। ऋषभ ने अपने दोनों कानों को पकड़ते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जानवी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी, लेकिन न जाने क्यों मैं अपना आपा खो बैठा था। उसने जानवी को किस करने के लिए उसकी तरफ चेहरा घुमाया, लेकिन जानवी ने चेहरा फेरते हुए कहा, तुम्हें अब सोना चाहिए और मुझे भी। रात के 1 बज रहे हैं। मगर ऋषभ तो किसी बच्चे की तरह जानवी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने फिर जानवी को अपनी तरफ खींचा और प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए बोला, मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम माफ नहीं करोगी तो मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ चिपका रहूंगा, न सोऊंगा और न तुम्हें सोने दूंगा। जानवी ऋषभ को बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसने भी प्यार से ऋषभ को गाल पर किस करते हुए कहा, कर दिया मैंने तुम्हें माफ, अब सोते हैं, तुम्हें भी कल सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। ऋषभ खुश हो गया और उसने जानवी को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, थैंक यू जानवी, तुमने मुझे माफ कर दिया, अब मैं खुश हूं। फिर वो जानवी को बिस्तर पर ले आया और लिटाते हुए बोला, तुम आराम करो, मैं अभी फ्रेश होकर आया। उसे इस तरह उछलता कूदता देख जानवी का दिल भी पसीज उठा। वो ऋषभ से बहुत प्यार करती थी और उसे किसी कीमत पर उदास नहीं देख सकती थी। वो सब बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन ऋषभ की मायूसी नहीं। उसके चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। थोड़ी देर में ऋषभ आया और आकर उसके बगल में सो गया। चांदनी रात थी और चांद की रोशनी अंदर कमरे तक आ रही थी। ऋषभ और जानवी एक दूसरे को देखते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे में खोए हुए हों। ऋषभ धीरे से जानवी की आंखों में देखता हुआ उसकी ओर बढ़ा और उसने उसके होठों पर किस कर लिया। वो धीरे धीरे उसे चूमता जा रहा था और जानवी को अपने करीब बढ़ाता जा रहा था। तुम्हें पता नहीं ऐसी क्या बात है जानवी कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाता हूँ। पूरा दिन मैंने कैसे निकाला है सिर्फ ये मैं ही जानता हूँ। ऋषभ ने जानवी को अपने करीब करते हुए कहा। जानवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और वो सोच रही थी कि ऋषभ उसकी कितनी फिक्र करता है। उसके लिए वो रातों रात यहाँ पहुंच गया और यहाँ आकर उसने जो देखा उसके लिए भी आसान नहीं था। उसने भी ऋषभ को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। तुम 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? मैंने कहा तो था कि मैं जल्दी काम खत्म करके आ जाऊंगी। ऋषभ ने उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। 15 दिन मेरे लिए 15 साल जैसे थे। मुझे तो लगा था बस एक बार आंख भर के तुम्हें देख लूंगा तो मुझे चैन मिल जाएगा। जानवी ने उसकी बात सुन बड़े प्यार से कहा, तुम्हें पता है ऋषभ, जब उस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती की और वो मेरे करीब आ रहा था तब मेरी जान निकल गई थी। मुझे लगा था कि इसने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं उसको जान से मार दूंगी और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लूंगी। जानवी की इस बात को सुन ऋषभ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसने उसे और कसकर गले से लगा लिया। खबरदार, जो ऐसी बात की तो मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारे पास 2 नहीं बल्कि 4 बॉडीगार्ड रहेंगे, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऋषभ की बात से जानवी को बहुत तसल्ली हुई और वो धीरे धीरे नींद के आगोश में जाने लगी। वही ऋषभ के मन में कुछ और ही चल रहा था और अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी शिकन दिखाई देने लगी। आखिर क्या होगा कहानी में आगे? क्या है राहुल की असलियत? क्या वो जानवी और ऋषभ के बीच की दीवार बन जाएगा? और क्या ऋषभ और जानवी के बीच सब ठीक रहेगा? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।